पहले ही दिन जब तुम्हारी अमीर बड़ी बहन तुम्हें घर लेकर आई, तभी तुम्हारी मुलाकात दूसरी बहन और उसके ग्रीन टी बॉयफ्रेंड से हो गई। वे दोनों दादाजी से अपने रिश्ते के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही वे गले लगकर रोने लगे और दादाजी भी उन पर तरस खाने वाले थे, तभी पूरे परिवार ने अचानक तुम्हारे मन की आवाज़ सुन ली। अरे मेरी भोली दूसरी बहन, उसने तो आज तक तुमसे एक पैसा भी सीधे नहीं मांगा, लेकिन हमेशा घुमा फिराकर तुमसे फायदा उठाता रहा है। जब भी उसे कुछ खरीदना होता है, वो अपने मूवमेंट्स पर पोस्ट डालता है और उसे सिर्फ तुम्हें दिखाता है। और मेरी मासूम दूसरी बहन को आज तक कुछ पता ही नहीं चला। हर बार वो तरह तरह के बहाने बनाकर वही चीज उसे गिफ्ट कर देती है। दूसरी बहन हर मामले में शानदार है, बस पुनर्जन्म लेते समय उसने अपना पूरा आईक्यू कहीं भूल गई थी। तुम उसे अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार मानती हो, लेकिन उसकी नजर में तुम सिर्फ एक विकल्प हो, एक चलता फिरता एटीएम। जिस दिन उसकी असली प्रेमिका वापस आएगी, सबसे पहले तुम्हें ही छोड़ दिया जाएगा। ये सुनते ही दूसरी बहन की आंखें फैल गईं। छोड़ दिया जाएगा? विकल्प? इसका क्या मतलब है? दादाजी भी सन्न रह गए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये बच्चे के मन की आवाज है? उन्होंने चुपचाप कमरे में मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया देखनी शुरू की। फिर उनकी नजर बड़ी बहन से मिली। वो उनकी सबसे प्रिय पोती थी। दोनों के बीच बिना बोले समझ जाने वाला रिश्ता था। बड़ी बहन ने हल्का सा सिर हिलाया। साफ था कि उसने भी यही निष्कर्ष निकाला था। दोनों ने फिलहाल चुप रहने और आगे क्या होता है ये देखने का फैसला किया। उधर तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। तुमने देखा कि दूसरी बहन लगातार तुम्हें घूर रही है, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें लगा शायद उसने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा होगा। अंदर ही अंदर तुम्हें उस पर बहुत तरस आ रहा था। दूसरी बहन ऊपर से कितनी चमकदार लगती है, लेकिन असल में वो किसी और जोड़े के खेल की मोहरा भर है। जी बोजान इस बार सिर्फ इसलिए उसके पास आया क्योंकि उसका अपनी असली गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। वो दूसरी बहन का इस्तेमाल करके उसे जलाना चाहता है। ऊपर से दूसरी बहन खूबसूरत, अमीर और बेहद भोली है, इसलिए उसे भावनात्मक सहारा भी मिल जाता है। लेकिन जिस दिन वे दोनों फिर से साथ आ जाएंगे, सबसे पहले तुम्हें ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये सुनते ही दूसरी बहन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने गहरी सांस ली। अगर बात सिर्फ पैसों की होती तो उसे फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में जी बोजान पर बरसने ही वाली थी कि तभी वो दादाजी के सामने आकर गंभीर स्वर में बोला, चाहे कुछ भी हो, दूसरी बहन ने मेरी जान बचाई थी। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा भी नहीं होता। दादाजी, क्या ये किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? दादाजी ने ठंडी हंसी हंसी। होश में आओ, राजाओं का जमाना खत्म हो चुका है। किसी का एहसान चुकाने के लिए शादी करना अब कोई फैशन नहीं रहा। दादाजी अभी उसे और सुनाने ही वाले थे कि तभी तुम्हारे मन की आवाज फिर गूंज उठी। जान बचाई? ये कब हुआ? जी बोजान ने दूसरी बहन की जान कब बचाई? दादाजी का उठता हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उन्हें महसूस हुआ कि कहानी में अभी और भी बहुत कुछ छिपा है। उन्होंने सामान्य बने रहते हुए पूछा, क्या तुम उस कॉलेज वाले जहाज हादसे की बात कर रहे हो, जब तुम लोग सुनसान द्वीप पर फंस गए थे? हालांकि दूसरी बहन प्यार में अंधी थी, लेकिन वो समझ गई कि दादाजी आखिर जानना क्या चाहते हैं। हाँ, वही जहाज हादसा। तुमने अपनी यादों में वो घटना तलाशनी शुरू की। अचानक सब कुछ याद आ गया। अरे हाँ, मेरी दूसरी बहन तो सच में बहुत बेचारी है। ये तो हद से ज्यादा दुखद है। दूसरी बहन के मन में सवाल उठा, अब मैं फिर से बेचारी कैसे हो गई? जरा खुलकर बताओ। शायद दूसरी बहन को आज तक पता ही नहीं चला। उस जहाज हादसे में जी बोजान ने उसे किनारे तक पहुंचाया ही नहीं था। वो तो अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। असल में एक डॉल्फिन थी जिसने तुम्हें धक्का देकर किनारे पहुंचाया था। दूसरी बहन का दिमाग घूम गया। चाहे ये सच भी हो, लेकिन जी बोजान ने पूरी रात मेरी देखभाल की थी। उसने मुझे ठंड से बचाने के लिए घास की चटाई भी ओढ़ाई थी। तभी तुम्हारे मन की अगली बात सीधे उसके दिल पर वार कर गई। जहां तक तुम्हारी देखभाल करने की बात है, वो पूरी तरह झूठ था। तुम्हें भूसे की चटाई में लपेटने का मकसद तुम्हें गर्म रखना नहीं था। उसे बस डर था कि कहीं तुम मर न जाओ, फिर तुम्हारा शरीर सड़ने लगे और बदबू फैलाकर बीमारी न फैला दे। उस पूरे दिन और पूरी रात तुम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के सहारे जीवित रही। जी बोजान तो बस संयोग से वहां से गुजरा था। जब तुम्हारी आंख खुली, तुम्हें जिंदा देखकर उसने खुद को तुम्हारा रक्षक बता दिया, और मेरी भोली दूसरी बहन ने उस झूठ पर यकीन भी कर लिया। बचाए जाने के बाद उसने न सिर्फ उसे अपना सच्चा प्यार मान लिया, बल्कि उस पर ढेर सारा पैसा भी लुटा दिया। सच कहूं तो अगर उसे अपने असली रक्षक का एहसान चुकाना था तो किसी समुद्री जीव संरक्षण संस्था को दान देना चाहिए था। ये सुनते ही पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। जी बोजान को समझ नहीं आ रहा था कि चेन परिवार का अचानक क्यों बदल गया है, लेकिन उसे लगा कि ये बदलाव उसके लिए बुरा नहीं हो सकता। जिंग, लगता है तुम्हारे परिवार को अब हमारे रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी दूसरी बहन अचानक बोली, मुझे अभी कुछ याद आया। जब मैं समुद्र में गिरी थी तब मुझे ऐसा लगा था कि मैंने एक डॉल्फिन देखी थी। बोजान, तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है? ये सवाल सुनते ही जी बोजान पूरी तरह चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे समझ नहीं आया कि उसे अचानक ये सब कैसे याद आ गया। तुम शायद गलत याद कर रही हो, मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं है। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट सब कुछ बता चुकी थी। दूसरी बहन की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। जी बोजान, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी जब ये बात चली तो मुझे सब कुछ याद आ गया। उस पूरे दिन और पूरी रात मैं समुद्र किनारे अकेली पड़ी रही थी।
तुमने मुझे कभी नहीं बचाया। ये सुनकर मैं मन ही मन उछल पड़ा। वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर मेरी दूसरी बहन की बुद्धि जाग ही गई। मेरी ये सोच सुनकर दूसरी बहन को हंसी रोकने में मुश्किल होने लगी। जी बोजान काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। दूसरी बहन के दिल में बची आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने निराश होकर हाथ हिलाया। बस अब बहुत हो गया, आज के बाद हमारे रास्ते अलग हैं, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। जी बोजान का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका झूठ इस तरह अचानक उजागर हो जाएगा। चेन परिवार की तीखी नजरों के बीच उसका आत्मविश्वास पूरी तरह बिखर गया। वो घबराकर वहां से भाग निकला। उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए दूसरी बहन ने सिर झुका लिया। दूसरी बहन सच में बहुत दुखी लग रही है, लेकिन उदास मत हो। ये दिलासा देने वाली आवाज सुनकर दूसरी बहन का दिल पिघल गया। उसने मेरी तरफ देखा। तो ये मेरा नया छोटा भाई है। भले ही अभी कुछ देर पहले इसने मेरे दिल पर सीधे वार कर दिया था, लेकिन जैसा कहा जाता है, अगर कोई इंसान 99 बार असफल हो जाए तो उसे 100वीं बार भी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे उसे किसी पेड़ से बांधकर अच्छी तरह पीटना चाहिए। दादाजी ने आंखें बंद कर ली। अरे मेरे होंठों को मत हिलाओ, मुझे हंसी रोकनी पड़ रही है। दूसरी बहन गुस्से से लगभग बेहोश होने वाली थी। दादाजी ने हल्की खांसी की। आखिर वो उनकी पोती थी, अगर सच में गुस्से से गिर पड़ी तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम चेन फैन हो ना, इधर आओ। आखिरकार मेरा नंबर आ ही गया। मुझे याद आया कि मैं यहाँ अपने परिवार को स्वीकार करने आया हूँ। मैं तुरंत आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनके पास चला गया। जी, मैं ही चेन फैन हूँ। नमस्ते दादाजी। दादाजी ने गंभीरता से सिर हिलाया। चेन यिंग ने पूरी जिंदगी व्यापार जगत पर राज किया था। वो हमेशा सख्त स्वभाव के और कम बोलने वाले इंसान रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में अचानक उनका एक पोता सामने आ जाएगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कैसा व्यवहार करें। लेकिन अभी जो कुछ उन्होंने सुना था, उसके आधार पर उन्हें लगा कि सबसे पहले मुझे इतना पैसा देना चाहिए कि मैं भविष्य में कुछ पैसों के लिए किसी के आगे झुकने को मजबूर ना हो जाऊं। ये सोचकर उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। उन्हें घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं था, इसलिए सीधे मुद्दे पर आ गए। सबसे पहले, चेन परिवार में तुम्हारा स्वागत है। दूसरी बात, अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये घर कम और क्लासरूम ज्यादा लग रहा है। क्या दादाजी सच में एक बिजनेसमैन है, या फिर किसी स्कूल के प्रिंसिपल, या फिर सारे बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं? ये सुनते ही दादाजी ने अपनी पलकों को हल्का सा उठाया और सामने सीधे बैठी तुम्हारी तरफ आलस भरी नजर डाली। बाहर से वो बिल्कुल शांत रहे और परिवार के नियम पढ़ते रहे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जब किसी इंसान के पास जरूरत से ज्यादा खाली समय होता है तो उसका दिमाग सबसे अजीब दिशाओं में भागने लगता है। ठीक अभी की तरह तुम इतने बोर हो चुके थे कि दादाजी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। धीरे धीरे तुम्हारी नजर उनके बाएं हाथ की पीठ पर बने एक पुराने निशान पर जाकर टिक गई। कुछ लोग बुढ़ापे में बहुत गंभीर बनने का नाटक करते हैं, लेकिन जवानी में वही लोग प्यार के लिए जान तक देने को तैयार रहते थे। ये निशान भी कुछ वैसी ही कहानी का गवाह लगता है। ये सोच मन में आते ही बड़ी बहन और दूसरी बहन, जो दादाजी का लंबा भाषण सुनने से बचने के लिए धीरे धीरे खिसकने वाली थीं, तुरंत वापस अपनी जगह बैठ गईं। उधर तुम पूरी तरह अपनी सोच में डूबे थे और तुम्हें ये तक पता नहीं चला कि दादाजी तुम्हें घूर रहे हैं। दादाजी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। दादी और वो बचपन के साथी थे। एक बार दादी के जन्मदिन पर वो धान के खेत में काम कर रही थीं। जब दादाजी को ये पता चला तो उन्होंने रोमांटिक बनने की ठानी। उन्होंने खूबसूरत फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता तोड़ा, उसे बांधा और दादी के पास लेकर चल पड़े। लेकिन किसे पता था कि तभी दादाजी ने अचानक आवाज ऊंची कर दी, स्वागत उपहार के तौर पर मैं तुम्हें 5 मिलियन जेब खर्च दे रहा हूँ, जैसे चाहे वैसे खर्च करना। ये रकम सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठीं। ऐसा लगा मानो तुम्हारा पूरा शरीर सीधे रुपए के चिन्ह में बदल गया हो। दादाजी, आप सिर्फ मेरे असली दादाजी नहीं हैं, आप तो मेरे देवता हैं। बाहर से दादाजी पहाड़ की तरह स्थिर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके माथे पर पसीना आ गया था। बच गए। बस थोड़ा सा और होता तो ये लड़का पूरी कहानी सबके सामने सुना देता। ये दृश्य देखकर बड़ी बहन और दूसरी बहन का दिल टूट गया। आगे क्या हुआ, कहानी पूरी बताओ। सिर्फ 5 मिलियन में खरीद लिया गया, ऐसा भी क्या है? मानो हम ये रकम नहीं दे सकते। इतनी सी रकम देखकर तुरंत पक्ष बदल लिया। ये तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें इसे बाहर की दुनिया जरूर दिखानी पड़ेगी। 5 मिलियन की मदद से तुम्हारे मन की कहानी को सफलतापूर्वक रोकने के बाद दादाजी ने तय किया कि तुम्हें किसी काम में व्यस्त रखना जरूरी है, ताकि तुम्हारे पास उनकी पुरानी प्रेम कहानियां खोदने का समय ही न बचे। सच कहें तो वो खुद भी हैरान थे, आखिर तुम्हें ये सारी जानकारी मिलती कहाँ से है? इतनी पुरानी बातें भी तुम्हें कैसे पता हैं? तुम्हारी ये आदत उन्हें एक साथ पसंद भी थी और परेशान भी करती थी। फिलहाल उन्होंने उस विषय को अलग रखा। इंटरनेट पर पढ़े गए पालन पोषण के सुझावों के आधार पर उन्होंने अपने छोटे नोटबुक में एक पूरी योजना लिख रखी थी। उस गाइड के अनुसार दूसरा नियम था कि बच्चे को पर्याप्त पैसा मिलने के बाद उसे दुनिया की खूबसूरती भी दिखानी चाहिए, उसे हर तरह के लोगों से मिलवाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई लालची लड़की उसे आसानी से बेवकूफ ना बना सके। आज का दिन इसके लिए बिल्कुल सही था। दादाजी ने अपनी सबसे भरोसेमंद बड़ी पोती की तरफ देखा। तुम आज दोपहर कंपनी जा रही हो ना? अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाओ। बड़ी बहन तो पहले से ही तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाने का सोच रही थी, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने तुम्हारी तरफ देखकर पूछा, तुम यहीं रहना चाहते हो
या मेरे साथ कंपनी चलोगे? तुम लोग तो मेरी पूरी जिंदगी का टाइम टेबल बना रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, 5 मिलियन के लिए मैं ईंट की तरह हूँ, जहां जरूरत होगी वहीं रख दिया जाऊंगा, आदेश का पालन करूंगा। ये सोचते हुए तुमने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। बड़ी बहन तुम्हें देखकर कुछ पल और सोचती रही, क्या ये बच्चा सच में थोड़ा अजीब नहीं है? दूसरी बहन को दादाजी के साथ रुकना था, इसलिए उसका साथ जाना संभव नहीं था। घर से निकलने से पहले बड़ी बहन ने सहज बनने की कोशिश करते हुए पूछा, मैंने देखा था कि तुम दादाजी के हाथ को काफी देर तक देख रहे थे, क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। नहीं तो बस वो निशान देखा था, इसलिए थोड़ी जिज्ञासा हो गई। वैसे मैं कहाँ तक पहुंचा था? ओ हाँ, दादाजी फूल लेकर दादी के सामने खड़े थे और पूरे रोमांटिक अंदाज में अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। लेकिन किसे पता था कि जैसे ही दोनों एक रोमांटिक आलिंगन करने वाले थे, दादाजी का पैर अचानक मुर्गी की बीट पर पड़ गया। उनका संतुलन बिगड़ गया और वो लुढ़कते हुए सीधे पहाड़ी से नीचे जाकर गायों के बाड़े में जा गिरे। उनका चेहरा कीचड़ में धंस गया और हाथ पर भी एक खरोंच आ गई। बड़ी बहन ने कसम खाई थी कि वो खुद को रोक लेगी, लेकिन आखिरकार वो हंसी नहीं रोक पाई। अपनी सबसे भरोसेमंद पोती की इस गद्दारी से दादाजी का झुर्रियों वाला चेहरा लाल हो गया। उन्होंने दोनों बहनों की तरफ ऐसी नजर डाली मानो अभी बदला ले लेंगे। उन्होंने मन ही मन इन दोनों शैतान लड़कियों का हिसाब अपनी छोटी काली किताब में लिख लिया। बस इंतजार करो, ये बूढ़ा आदमी मौका मिलते ही बदला जरूर लेगा। जहां तक तुम्हारी बात थी, एक 14 साल के बच्चे के मन में भला क्या बुरी मंशा हो सकती है? तुम तो बस मन ही मन सोच रहे थे। असली खतरनाक लोग तो तुम्हारी बड़ी और दूसरी बहन थी। तभी बड़ी बहन को अचानक छींक आ गई। वो अपने साथ उस छोटे से तमाशा देखने वाले बच्चे यानी तुम्हें लेकर कंपनी की तरफ निकल गई। तुम्हें लगा कि अगर पूरे रास्ते चुप बैठे रहे तो माहौल थोड़ा अजीब हो जाएगा, इसलिए तुमने जिज्ञासा से पूछा, दीदी आपकी कंपनी कैसी है? बड़ी बहन ने बहुत सामान्य अंदाज में जवाब दिया, ठीक ठाक है, बहुत बड़ी नहीं है, आमदनी भी बस ठीक ही है। वैसे भविष्य में अगर तुम किसी को जीवन साथी बनाओ तो कोशिश करना कि उसकी कंपनी कम से कम इतनी बड़ी जरूर हो। ज्यादा कठिन शर्त नहीं है। जब तुम कंपनी की इमारत के नीचे पहुंचे तो सिर पीछे झुकाकर ऊपर देखने लगे। लगभग गर्दन टूटने वाली थी, लेकिन फिर भी छत दिखाई नहीं दी। तो ये है दीदी की परिभाषा में बहुत बड़ी नहीं, और ये है आमदनी बस ठीक ठाक। मतलब बड़ी बहन चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर अकेला रह जाऊं। सच में ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। बड़ी बहन ने ठीक उसी समय तुम्हारी ये सोच सुन ली। उन्होंने भौं उठाई, तुम्हारे सिर पर हल्की चपत लगाई और बोली, क्या देख रहे हो, जल्दी अंदर चलो। सबसे ऊपर की पूरी मंजिल सीईओ ऑफिस के लिए आरक्षित थी। बड़ी बहन अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मुझे अभी वीडियो मीटिंग करनी है, तुम थोड़ी देर इधर उधर खेल लो, बाद में मैं तुम्हें पूरी कंपनी घुमाऊंगी। तुमने कुछ देर उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन जल्दी ही तुम्हारी रुचि खत्म हो गई और तुम्हारी नजर फिर बड़ी बहन के चेहरे पर टिक गई। उनका गंभीर भाव, काम करते समय की एकाग्रता और खूबसूरत साइड प्रोफाइल। बड़ी बहन सच में बहुत सुंदर है। ये सुनकर बड़ी बहन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी तारीफ नहीं सुनी थी, बल्कि बचपन से इतनी तारीफें सुनी थी कि अब उन्हें सुनने की आदत हो चुकी थी। लेकिन कौन जानता है कि उनमें से कितनी सच्ची थी। तुम्हारी बात अलग थी, तुम सच में दिल से ये सोच रहे थे, लेकिन वो इस तारीफ का आनंद कुछ मिनट भी नहीं ले पाई, क्योंकि तुम्हारी अगली चिंता भरी सोच फिर सुनाई दे गई। कितना अफसोस है, इतनी खूबसूरत महिला, लेकिन उनकी सबसे भरोसेमंद सचिव कई सालों से प्रतिद्वंदी कंपनी के साथ मिली हुई है। जल्द ही वो इन्हें फंसा देगी और वित्तीय अपराध के मामले में जेल भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ वाले लोगों ने कई वर्षों से कंपनी के खातों में गड़बड़ियां छिपा कर रखी हैं। अब मैं क्या करूं? बड़ी बहन को कैसे संकेत दूं? मैंने तो कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लिया है। अगर अचानक जाकर ये सब कह दूं तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी बड़ी बहन सचमुच जेल में पहुंच जाएंगी। बड़ी बहन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उन्होंने मेज पर रखा बर्फ वाला कॉफी का गिलास जोर से रख दिया। तुमने हैरानी से सिर उठाया। उसी समय वित्त विभाग का निदेशक रिपोर्ट देने के लिए अंदर आया था। वो भी चौंक गया। सीईओ, क्या कोई समस्या है? बड़ी बहन ने शांत स्वर में कहा, मुझे अचानक याद आया कि काफी समय से खातों की जांच नहीं हुई है। तैयारी करो, पिछले कई वर्षों के सभी वित्तीय रिकॉर्ड और लेजर की प्रतियां मेरे पास भेजो। वित्त निदेशक को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। वो तुरंत आदेश का पालन करने चला गया। तुमने पलकें झपकाईं। बड़ी बहन को अचानक खातों की जांच करने का विचार क्यों आया? क्या इस वित्त निदेशक ने अभी कुछ ऐसा कहा जो मेरे ध्यान में नहीं आया? लेकिन बड़ी बहन ने पकड़ लिया। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड बहुत ज्यादा थे। हर तरह के लेन देन और नकदी प्रवाह का विवरण मौजूद था। उन्हें व्यवस्थित करने में कम से कम कल तक का समय लगना ही था। इसी बीच बड़ी बहन अपनी सीट से उठी और तुम्हें इशारा किया, चलो अब तुम्हें कंपनी घुमाते हैं। मैं तुम्हें कंपनी घुमाऊंगी और रास्ते में अपने तीनों सचिवों को भी देख लूंगी। आखिर पता तो चले कि उनमें से कौन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट करना पार्ट 2, मैं इसकी आगे की स्टोरी डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।